2024 का चुनाव। आप देख रहे हैं नरेंद्र मोदी जी चुनाव के प्रति काफी गंभीर हैं और उसको लेकर के काफी सजग भी हैं। लेकिन मैं ये अच्छी तरह जानता हूं, वैसे नरेंद्र मोदी तो लाल किले से भी कह चुके हैं कि 2024 में वही झंडा फहराएंगे लाल किले से, वही प्रधानमंत्री बनेंगे, वही अपना भाषण भी तय कर चुके हैं। भाषण में मुद्दा क्या रखेंगे वो भी तय कर चुके हैं कि 1000 साल तक देश किस तरह से भिखारी बना रहेगा, बर्बाद किस तरह से होगा, इस पर वो चर्चा करेंगे। 1947 तक अपने आप को, माफ कीजिएगा, 2047 तक अपने आप को प्रधानमंत्री घोषित कर चुके हैं, स्वयंभू प्रधानमंत्री। हालांकि आपको पता है कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने यह डिक्लेयर नहीं किया है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के कैंडिडेट होंगे भी या नहीं। ये तो मोदी जी का जो भी है, उसे आप जिस निगाह से देखें, अहंकार भी कह सकते हैं, चाहे जो भी समझें, लेकिन उन्होंने स्वयंभू डिक्लेयर कर दिया कि मैं ही प्रधानमंत्री बनूंगा, मैं ही अगले 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री का कैंडिडेट भी होऊंगा, मैं ही पार्टी, मैं ही, और यही देश मानने भी लगा है। उनकी पार्टी भी शायद ऐसे ही मानने लगे। वैसे उन्होंने चर्चा नहीं की है या उन्होंने इस बात को नहीं उठाया है। हालांकि दूसरी पार्टियों के बारे में वो कहते हैं कि वहां लोकतंत्र नहीं है, लेकिन अपनी पार्टी के लोकतंत्र के बारे में वो नहीं बोलते, जहां वो स्वयंभू अपने आप को प्रधानमंत्री डिक्लेयर करते हैं, प्रधानमंत्री का कैंडिडेचर डिक्लेयर करते हैं, उनकी पार्टी नहीं करती। इसे आप क्या कहेंगे? पार्टी का लोकतंत्र। और पार्टी का लोकतंत्र यही है कि जो प्रधानमंत्री हो वही अपने आप ही डिक्लेयर कर ले, या पार्टी का अध्यक्ष हो वो चुपचाप खड़ा देखता रहे, या पार्टी के सारे सदस्यगण, पार्टी के लोग, पूरी पार्टी एकदम मौन होकर के मनोज तिवारी की भाषा में तालियां बजाती रहे। तो ये भारतीय जनता पार्टी में चल सकता है। दूसरों पर भले ही वो उंगली उठाएं, लोकतंत्र की बात करें, लेकिन उसका कोई महत्व नहीं है। नरेंद्र मोदी ने अपने आप को 2024 का प्रधानमंत्री डिक्लेयर कर दिया है और प्रधानमंत्री बनने के कैंडिडेट के रूप में चुनाव लड़ने के लिए भी अपने आप को डिक्लेयर कर दिया। इसका मतलब यही होता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के किसी, मनोज तिवारी के कथनानुसार, किसी नपुंसक ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, हां या ना। ये सहमति के अनुसार ही होता है कि कौन प्रधानमंत्री के पद का चुनाव लड़ेगा, कौन कैंडिडेट बनेगा। लेकिन वो मोदी हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। सवाल यहां ये नहीं है। सवाल ये है कि क्या सचमुच नरेंद्र मोदी 2024 में प्रधानमंत्री पद के कैंडिडेट होंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? मेरा उत्तर है इसमें बहुत सी बाधाएं हैं, नहीं। और सबसे बड़ी बाधा है आरएसएस। आरएसएस पूरी तरह से खुल करके अब मोदी का विरोध कर रही है। तो आरएसएस क्यों नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट डिक्लेयर करेगी? और शायद इसी डर से नरेंद्र मोदी ने लाल किले से ये बात कही भी है कि कहीं अगर हमारे खिलाफ सुगबुगाहट हो तो अभी पता चल जाए, तो दूसरे रास्ते या दूसरे तरीके अपनाए जा सकें, जैसे खरीद फरोख्त की। नरेंद्र मोदी जब दूसरी पार्टियों के नेताओं को खरीदने में माहिर हैं, तो अपनी पार्टियों के लोगों को तो आराम से अपने कैबिन में बुलाकर जो चाहें वो सौदा कर सकते हैं, वो भाव लगा सकते हैं और उस रेट में खरीद भी सकते हैं। मोहन भागवत की क्या औकात है, वो भी बिक जाएंगे। खैर, यहां ये बात नहीं है, बात कुछ और है।
आरएसएस अपने को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी से पीछा छुड़ा रहा है, क्योंकि उसे पता चल चुका है कि नरेंद्र मोदी 2024 में प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे और इसलिए वो उनसे पीछा छुड़ा रहा है। भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनता पार्टी के नेता कब सांस लेंगे, कब बोलेंगे, कब आवाज उठाएंगे नरेंद्र मोदी के खिलाफ, कब उनके इस ऐतिहासिक फैसले का विरोध करेंगे कि भाई तुम कौन होते हो अकेले डिक्लेयर करने वाले कि तुम ही प्रधानमंत्री बनोगे और तुम ही जो है चुनाव लड़ोगे प्रधानमंत्री के कैंडिडेट का। ये पार्टी को सवाल करना चाहिए नेताओं को, लेकिन नेताओं को कहा ना कि वो ताली बजाने वाले अब भारतीय जनता पार्टी में रहे हैं, 3 आदमी बचे हैं वहां, एक मोदी, एक अमित शाह और एक अडानी, राहुल गांधी के अनुसार, और उन्हीं तीनों की चलती है। 2 मिल के बेचते हैं, 1 मिल के खरीदता है। खैर यहां खरीदने बेचने की भी बात नहीं है, क्योंकि सब कुछ जब नरेंद्र मोदी का ही है बेनामी, तो नरेंद्र मोदी को खरीदने या बेचने की क्या जरूरत है, सब कुछ तो उनका ही है। अरविंद केजरीवाल कह ही चुके हैं कि अडानी तो एजेंट है, सारी प्रॉपर्टी नरेंद्र मोदी की है। अरविंद केजरीवाल अब कह रहे हैं, मैं तो 8 साल से कह रहा हूं, 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण किए और तीसरे दिन यानी 27 मई को जब उन्होंने डिक्लेयर किया कि काले धन को के लिए एसआईटी गठन कर रहे हैं, तभी मैंने डिक्लेयर कर दिया था कि देश को धोखा हो गया है, ये आदमी डबल स्टैंडर्ड है। खैर उसमें कोई बड़ी बात नहीं, वो तो नरेंद्र मोदी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, कोई महत्व की बात भी नहीं है, वो उनके लिए चलता है, वो ऐसे ही है। झूठ, जुमला, धोखा और उसके बाद के जो क्राइम होते हैं, ये सब करके उसे छिपाने के लिए जो क्राइम किया है, वो सब नरेंद्र मोदी के लिए बहुत ही आसान और सरल रहा है हमेशा से। लेकिन भारतीय जनता पार्टी शायद नरेंद्र मोदी का विरोध करे, और जहां तक लग रहा है क्योंकि आरएसएस जब पीछे हट गया है तो एक ना एक दिन भारतीय जनता पार्टी भी सामने आएगी। जो बच्चे कुछ हैं 3 के अलावा जो हैं, गुजरात लॉबी के अलावा जो हैं, वो सामने आएंगे और वो जरूर आवाज उठाएंगे कि तुम कौन होते हो प्रधानमंत्री डिक्लेयर करने वाले, और अगले चुनाव के लिए तुम प्रधानमंत्री नहीं बनोगे। ऐसा हो सकता है, संभावना ज्यादा है। और जबकि आरएसएस का पीछे से इशारा है तो डेफिनेटली होगा। लेकिन इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कोई नेता नहीं है जो मोदी की जगह ले सके। भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूं, देश की नहीं। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कोई नेता नहीं है जो मोदी की जगह ले सके। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पंगु हो चुकी है। हालांकि देश से धोखा करके नरेंद्र मोदी ने देश को भी गड्ढे में डाला है लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो सामने आ सकते हैं, सामने आएंगे भी, आज नहीं तो कल, जैसे योगी आदित्यनाथ। वो प्रधानमंत्री बनने के योग्य भी हैं और अपने आप को समझते भी हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा धड़ा उन्हें समर्थन भी करता है, सोचता भी है, और वोटरों में खास करके उत्तर प्रदेश में तो बहुत लोगों में ये आस्था है, आशा है कि वो उन्हें प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि अगर नरेंद्र मोदी को पीछे करके योगी आदित्यनाथ को आगे किया जाए, योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री कैंडिडेट डिक्लेयर किया जाए, पार्टी की कमान योगी आदित्यनाथ को दी जाए, तो शायद भारतीय जनता पार्टी संसद में विपक्ष में बैठने के काबिल बची रहेगी।
यानी अपना एक विपक्ष का नेता तय कर सकती है। नहीं तो विपक्ष में बैठने के काबिल भी भारतीय जनता पार्टी नहीं बचेगी अगर योगी आदित्यनाथ को आगे नहीं किया गया तो। आरएसएस, अब यहां समस्या सबसे बड़ी है क्योंकि आरएसएस योगी आदित्यनाथ को पसंद नहीं करता, इसलिए वो योगी आदित्यनाथ का साथ नहीं देगा। तो आरएसएस क्या करेगा? आरएसएस कोई और विकल्प तलाशने की कोशिश करेगा, जैसे वो नितिन गडकरी पर विचार करे या राजनाथ सिंह पर विचार करे या कोई और, शिवराज सिंह चौहान हैं, देवेंद्र फडणवीस हैं, या और दूसरी कतार में तो कोई बचा नहीं है। पहली से दूसरी कतार अकेले गुजरात लाबी अकेले दम पे कब्जा करके बैठा है। लेकिन आरएसएस उनको भी आगे नहीं कर सकता और समर्थन नहीं कर सकता क्योंकि उनमें दम ही नहीं है। वो बेदम के नेता, बेरीड़ की हड्डी हैं, बेपेदे के लोटे हैं, या यूं कहिए ये नेता जिनका नाम लिया मैंने, ये सब इन सब में ही दम नहीं है कि वो सामने आ सके और खड़े हो सके। तो आरएसएस पीठ भी कैसे ठोके, आरएसएस साथ भी कैसे दे। इसलिए आरएसएस की मजबूरी बन जाती है कि वो राहुल गांधी का समर्थन करे अगर अपने आप को, अपने संगठन को जिंदा रखना चाहता है तो। अगर आरएसएस राहुल गांधी का विरोध करता रहा, मोदी के साथ खड़ा रहा, तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनते ही पहला काम करेंगे आरएसएस को बैन कर देंगे। और इसीलिए आरएसएस नहीं चाहता कि उसके साथ ऐसा हो, इसीलिए वो राहुल गांधी के पीछे खड़ा है, यानी पीछे से वो राहुल गांधी को चाहता है प्रधानमंत्री बनाना, और उसके पारितोषिक में वो चाहता है कि उस पर बैन बाद में ना लगाया जाए। ये मेरा व्यक्तिगत बयान है, ये सोर्स से नहीं, लेकिन यह है पक्का, गारंटेड। तो अब उसके बाद आरएसएस के पास कोई रास्ता नहीं बचता। इसके लिए आरएसएस राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के बारे में सोच रहा है, समर्थन कर रहा है, अंदर अंदर सब कुछ कर रहा है। यहां तक कि राहुल गांधी को संसद से निकलवाने से लेकर के पूर्णेश मोदी की भूमिका भी आरएसएस के इशारे पर ही थी, क्योंकि इससे राहुल गांधी को की राजनीति को बिल्डअप मिला है, उन्हें वो मजबूत हुए हैं, वो उभरे हैं इन सब समस्याओं से। यहां तक तो आप बात क्लियर हो गई कि नरेंद्र मोदी के लिए राहें इतनी आसान नहीं कि वो अपने आप को लाल किले से भले ही डिक्लेयर कर दिए हों, लेकिन पता उनको भी है कि कोई उनकी पार्टी में भी और पूरे देश में भी अब उनकी कोई जरूरत नहीं रही, कोई उन्हें नहीं चाहता, ये उन्हें पता है। लेकिन कुछ मजबूरियां हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी के नेता आवाज नहीं उठाते, सामने नहीं आते, ये अलग बात है।